अब ये कह रहे हैं पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया, तो फिर आप वेट किसका कर रहे थे? पीओ के ले लेते। प्रधानमंत्री जी ने इस बार जो ट्रंप के कहने से किया, बस वो इस जगह मात खा गया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन तक सही फीडबैक नहीं पहुंचता। सही फीडबैक इन तक पहुंचता ही नहीं किसी भी तरह। अभी सपा भी नाराज है, टीएमसी नाराज है, इंडिया अलायंस की बैठक इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, सब नाराज है। वहाँ बैठक होते ही भिड़ंत हो जाएगी अंदर। आपकी राजनीति मुझे ऐसा क्यों लगती है कि जाट वर्सेस ठाकुर की रहती है? जाट, गुजर, यादव, मीणा, मेघवाल, मुस्लिम हाईकोर्ट जज बनाओ, एक भी नहीं है। हनुमान बेनीवाल के लिए और उनकी पार्टी के लिए विचारधारा मैटर नहीं करती? मेरी विचारधारा है, इसलिए तो मोदी और इन दोनों के साथ भी एडजस्टमेंट काम बैठ रहा मेरा नहीं। आपको लगता है कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अब इस हिसाब से तो कहाँ चांस ही नहीं हुआ। किस हिसाब से? आपके हिसाब से बन सकते हैं? मैं राजस्थान के बारे में इतना बता सकता हूँ कि सचिन पायलट अगर सड़क पे आ जाए, वो कहते हैं हनुमान बेनीवाल और हम एक है, तो 100 सीट आ जाएगी राजस्थान, इतना मैं बता सकता हूँ। तो ये लगता है कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की भी सेटिंग थी आपस में? बहुत जबरदस्त सेटिंग, तो ये सबकी सेटिंग है। तभी तो बड़े नेता जेल कहाँ जा रहे हैं, बहुत कम जा रहे हैं बड़े बड़े लोग। ये आपकी बड़ी सीक्रेट सी अंडरस्टैंडिंग है गहलोत साहब के साथ में? अशोक गहलोत के समय तो 302 मुझे जेल में डाला था। आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो? आपको लगता है जिस आदमी को जो पहली बार विधायक बना, वो था। जो वसुंधरा राजे से टिकट मांग रहे थे भरतपुर से, उनको टिकट नहीं दी, वो लास्ट में बैठे हुए थे और उनको सीएम बना दिया। एक्चुअली क्या मोदी जी इनको ने- दिल्ली वालों को कठपुतली चाहिए ना। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मोदी जी की लोकप्रियता कम हो रही है बिल्कुल कम है। या उतनी ही है या बढ़ी हुई है? लोकप्रियता तो इसलिए कम हो रही है ना कि अब मोदी जी की जो बातें हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर का ही मामला ले लो। ऑपरेशन सिंदूर के समय जो घटना घट गई पहलगाम में, पहली बात तो इनका इंटेलिजेंस इनपुट फेलियर था कि मोदी जी दूसरे किसी की तारीफ सुनना ही नहीं चाहते। दूसरे का गीत तो गाओ ही मत, सिर्फ मेरा ही गाओ। तो ये गीत गाने के लिए कहा जाता है क्या? आप तो रहे हो एनडीए। 2023 में 2 या 3 छात्र जो वो संसद में घुस गए। एक वीडियो सामने आया जिसमें आप एक बंदे को पकड़ रहे हो और आप लोग चाटा वाटा भी मार रहे हो। उसमें ऐसा हुआ था, नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। मॉल्टिस के हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज जो हमारे मेहमान हैं वो राजस्थान से आते हैं। छात्र यूनिवर्सिटी से, छात्र जीवन से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत की और यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने। उसके बाद 2 चुनाव ऐसे आए जहां पार्टी ने टिकट दिया, जहां टेक्निकल खामियां आई लेकिन चुनाव नहीं लड़ पाए, और बीजेपी के टिकट पे पहली बार 2008 में विधायक चुन के आए। उसके बाद 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ करप्शन के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया और उसके बाद चुनाव लड़े, फिर विधायक बने और 2018 में तीसरी बार विधायक बने और 19 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ गठबंधन किया और नागौर से लोकसभा चुनाव जीते। उसके बाद फिर चुनाव आता है, विधानसभा चुनाव होता है 23 में, वहाँ फिर विधायक बन जाते हैं और इंडिया गठबंधन के साथ गठजोड़ करके 2024 में फिर से दूसरी बार नागौर से लोकसभा सांसद बने। आज के हमारे खास मेहमान हैं हनुमान बेनीवाल जी। बेनीवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। आपकी छात्र राजनीति जो थी, जब आप यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे, वहीं से शुरू करना चाहता हूँ जी। कैसे शुरुआत हुई? आपके पिताजी भी 2 बार विधायक रहे हैं। क्या आपको मतलब प्लेट में रख के राजनीति मिल गई? देखिए, मेरे फादर बहुत अच्छे मतलब एक बड़े किसान परिवार से आते थे और हमेशा वो सन 59 के अंदर सरपंच बन गए थे, 59 के अंदर, और 77 के अंदर जब मुंडवा नई सीट बनी 77 में, तो प्रथम बार विधायक बने। 80 का चुनाव हार गए थे, 85 में उन्होंने रामनिवास मिर्जा के बेटे को हराया। 89-90 का जो चुनाव था वो 1200 वोट से हारे और 93 के अंदर निर्दलीय वो चुनाव लड़े जब स्वर्गीय नाथूराम मिर्जा उनके खिलाफ थे, और 93 का चुनाव भी वो हार गए। लेकिन 95 के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। जब हम स्कूल में, मैं 9th क्लास के अंदर आ गया, तो 1985 में स्कूलिंग मेरी जयपुर से हुई और फादर हमारे गांव की कल्चर से जुड़े हुए, भीड़ से घिरे हुए रहते थे और जब तक 200-500 आदमी हमारे घर आते उनको अपने हाथों से खाना नहीं खिलाते। मुझे याद है कि मेरी मदर खुद, अब तो 80 साल की हो गई, लेकिन अभी 10-15 साल 10 साल पहले तक वो खुद खाना बना के हम सबको खिलाती थी और हमारी भाभियाँ, सारा परिवार 200-200 लोगों को तुरंत इकट्ठे होके और फटाक से, एक शौक था उनको कि खाना खिलाना और लोगों के बीच रहना, एक
ठेठ जो राजनीति कहते हैं। और उस जमाने के अंदर पिताजी का काम भी बहुत अच्छा, बिजनेस था उनका 62-67 के दौर के अंदर, जहाँ हमारे समाज के लोग बहुत कम आगे थे। नागौर बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था, बहुत ही 1-2-4 परिवार होंगे जिनके पास गाड़ी घोड़े थे। फादर जिद्दी थे, बहुत ईमानदार थे, 100% जिसको कह सकते हैं, और उनके अंदर किसी तरह की ऐब नहीं थी। जो लोग शुरू से आते थे हमारे पास, लोगों की सेवा करना, उनका देखते थे किस तरह गरीबों की सेवा करते हैं। और मेरे मन के अंदर भी ये था कि मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की राजनीति शुरू करूं, और उसके बाद विधानसभा और लोकसभा, आगे जो भी होगा, मतलब राजनीति को मैंने अपना फील्ड चुना। पर उसी थाली मुझे नहीं मिली, क्योंकि 1998 के अंदर जब मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था और पिताजी को बीजेपी की जब टिकट मिली, तब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये चाहता था कि जयपुर के आसपास की सीट से हनुमान बेनीवाल को उतारा जाए और मेरे पिताजी को, रामदेव चौधरी को, मुंडवा से उतारा जाए। 2 टिकट हमारे को बीजेपी दे रही थी। मैंने कहा मुझे 2 नहीं चाहिए, मैं मेरे पिताजी को चुनाव जिता के लाऊंगा। और नागौर जो पिछड़ा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार नहीं है वहाँ पे, बिजली नहीं, सड़क नहीं, स्कूल, पानी, सारी बातें। हमारे पे शेखावाटी के बच्चे हंसते थे यूनिवर्सिटी के अंदर कि आप तो तालाबों का पानी पीते हो नागौर के लोग, तो हमें अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा नागौर को मजबूत करूंगा और मैं पिताजी को जीता के उसके बाद नागौर से ही राजनीतिक शुरुआत करूंगा। नागौर को अपना राजनीतिक कर्म भूमि के रूप में नागौर का मैंने चयन किया। 98 में पिताजी की डेथ हो गई चुनाव के दौरान, मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था। और फिर मुझे जो टिकट दिया उस समय बीजेपी पार्टी ने चुनाव आयोग को इंटीमेट नहीं किया, समय पे नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ, और फिर गहलोत सरकार आ गई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो गए थे। वो नहीं चाहते थे, 4 उपचुनाव थे जिनमें उनका खुद का भी था, वो नहीं चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल विधायक बने, वो 40,000 से जीतेगा। इसलिए मुझे चुनाव लड़ने से राजस्थान की सरकार ने और चुनाव आयोग ने 98 में रोक दिया। 25 साल और 2 महीने का विधायक में बढ़ता बहुत आगे जाता, लेकिन जो भाग्य में लिखा है वही होता है। ये विश्वविद्यालय, कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, विधि महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, वहाँ भी हम ग्रामीण छात्रों के लिए 5% आरक्षण, उनके लिए हमेशा लड़ते रहते थे, धरने, प्रदर्शन, आंदोलन। अध्यक्ष रहते हुए भी मैंने 17 दिन जेल में भूख हड़ताल करी। शायद पहला ये हिस्ट्री होगी कि भैरों सिंह शेखावत सरकार के 3 मंत्री मेरे पिताजी के साथ जेल के अंदर आए, मेरा अनशन तोड़वाया और मेरी सारी राजस्थान की जो फीस बढ़ाने की उस समय की मांगे थी। ये कौन से साल की बात है? ये 98 की। 98 जनवरी के अंदर राजस्थान सरकार के 3 मंत्री पहली बार जेल में आए और मेरे पिताजी साथ आए, क्योंकि पिताजी उस समय बीजेपी के नज़दीक थे। 95 में हम ज्वाइन कर ली थी, तो सरकार ने पिताजी को बीच में लिया, हनुमान जी का आंदोलन आप ही तोड़वा सकते हो। तो 3 मंत्रियों के साथ वो जेल के अंदर आए, मैंने आंदोलन समाप्त किया, लेकिन बच्चों की जीत मैंने कराई। अध्यक्ष रहते हुए लोग अध्यक्ष रहने के बाद यूनिवर्सिटी को छोड़ के जमीनों पर कब्जे चालू कर देते, दूसरा धंधा करते हैं, लेकिन मैंने उसी जमीन को जहाँ मैं था, मैंने जो वादा किया उसको पूरा करने का मैंने प्रयास किया। उसके बाद का जो दौर था, फादर की डेथ हो गई, चुनाव नहीं लड़ पाए और मैं भी सड़कों पे संघर्ष करता हुआ आज आपके सामने। फिर 2003 में कहाँ पहुंचे? क्योंकि 98 के बाद चीन में चुनाव 99 का एमपी का टिकट हमें दे दिया था पहली सूची के अंदर, और 5 दिन कार्यालय खोलने के बाद भैरू सिंह जी और यहाँ जो रामदास जी अग्रवाल, ओम जी माथुर ये थे, इनका टेलीफोन है कि आप दिल्ली आओ। 99 के चुनाव में तो मैंने कहा साहब क्या बात है? बोला आप आइए, आपका थोड़ा सा मामला वो गड़बड़ हो रहा है। तो मैं आया तो तथाकथित हमारे एक जाट समाज का भाई साहब था जिसने शर्त रखी, जाट महासभा ने कहा कि 24 जगह जाट महासभा बीजेपी को सपोर्ट करेगी और नागौर की सीट हनुमान को नहीं देनी, वहाँ हम हमारा आदमी उतारेंगे। उसको बसपा से उतारा, मेरी टिकट कटाई 1999 का। 99 में 2 लाख से एमपी बनता, लेकिन मेरे समाज की जो उस समय की महासभा थी और उस जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई लड़ा भिड़ा या इस राजस्थान के दौरे किए तो हनुमान बेनीवाल एक उस समय 26 साल का नौजवान था, तो जाट समाज को आरक्षण घूम रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे ही समाज के वो बड़े लोग जो मिलके ही नहीं चाहते थे हनुमान नागौर से सांसद बने। और यहाँ मुझे बुलाने के बाद नेताओं ने कहा साहब आपकी उम्र छोटी है, ये निर्दलीय लड़ेगा, दोनों लड़ोगे, हारो, ऐसा करके, और वो टिकट समर्पित कर दी उन्होंने। वहाँ तो मेरी काट के थर्ड आदमी जो बसपा के टिकट पे लड़ा और किसी महाजन समाज से बीजेपी को उतारा, इसको जिताएंगे और इसके शर्त पर जाट महासभा 24 सीटों पे बीजेपी का प्रचार करेंगे। ये कमिटमेंट जो हुआ था उसमें बली मेरी ले ली गई 99 के अंदर। फिर 3 उसके बाद तो 2001 में कत्ल के केस में मेरे पूरे परिवार को जेल में डाल दिया था। सरकार तो कांग्रेस की थी उस टाइम, रामनिवास जी मिर्जा थे, हरेंद्र मिर्जा मिनिस्टर थे, सारे जो ही वही लीडरशिप थी बड़ी कि भाई ये आगे कैसे आए। तो गांव में जो झगड़ा हुआ, तो आप लोगों को और मिर्जा फैमिली का एक ही गांव है क्या? इनका गांव कुचेरा आता है। अच्छा। लेकिन पॉलिटिकली जो लड़ाइयाँ हैं
पहले मेरे फादर नाथुराम मिर्जा के साथ हुआ करते थे। रामनिवास नाथुराम मिर्जा की लड़ाई चलती थी। वो नाथुराम खेमे में रहते थे। तो रामनिवास मिर्जा के बेटे के सामने 80 में हारे, 85 में उसको हराया। तो वो राजनीतिक लड़ाई थी। और नाथुराम मिर्जा का भतीजा रिचपाल मिर्जा 90 के दौर के अंदर जब वो आ गया, तो फिर रिचपाल एंड बड़े जाट, ये सारे जो मैंने बताया 99 में टिकट कटाने वाले, ये वैसे खिलाफ हो गए। और रामनिवास मिर्जा की फैमिली परमानेंट पहले से खिलाफ थी। तो सारे एक जगह हो गए। और मैं वहाँ अकेला एक व्यक्ति जिसके ऊपर झूठे कत्ल के केस लगा के मेरे परिवार को बर्बाद करने का प्रयास किया, एक तरीके से षड्यंत्र के तहत। तो फिर आप भी जेल गए उस टाइम? नहीं, जेल गया ना, मैं 90 दिन जेल में रहा। मैं 90 दिन जेल के अंदर रहा। मेरे एक ब्रदर, हम जेल में थे दोनों, उसकी जेल के अंदर डेथ हुई। मेरे से 4 साल बड़े थे। और सगे भाई थे? हाँ, सगे 4 साल बड़े। और हम कहीं इन्वॉल्व नहीं थे। उसके बाद 90 दिन बाद पुलिस ने रिहा किया हमें 169 के अंदर। लेकिन जो तथाकथित लोग थे, मैं जिनका बता रहा हूँ, भूमाफिया जयपुर के, जिनकी पत्नी 2003 में मेरे सामने जीती थी। और ये मिर्जाओं के सहयोग से ही हो रहा था सारा। मिर्जा ही पर्दे के पीछे मिर्जा थे सारे के सारे। तो हनुमान को कैसे करके और इसको ख़त्म करना, इस परिवार को, इसको। लेकिन भाई के बलिदान के बाद सुप्रीम कोर्ट तक मैं लड़ा। उस केस के अंदर मेरी जीत हुई। और उसके बाद जो 3 का चुनाव था, उस 3 के चुनाव में वसुंधरा राजे ने मेरा टिकट काटा। और ये कह के काटा कि अभी जाट समाज के आप छोटे नेता हो, मुझे मैसेज देना जाटों में बड़ा। तो जो तथाकथित वो 99 वाला भाई साहब खुद लड़ा था, उसी पत्नी को लड़ाई, यादव को, मेरे सामने उषा यादव को चुनाव लड़ाया 2003 में। तब मैं निर्दलीय लड़ा और वो चुनाव जीत जाता। लेकिन धर्मेंद्र हेमा मालिनी ने रोड शो किया, धर्मेंद्र टंकी पे चढ़ गया 2003 में। और उस जमाने के अंदर देखो, हमारे पास शिक्षा बिल्कुल नहीं थी, हमारे लोगों में शिक्षा नहीं थी। और क्या धर्मेंद्र आया, जैसे अपने गाँव में भागते हैं ना, वैसे करके बीजेपी से वो लड़ रहे थे चुनाव। और पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई 3 के अंदर। कर्मचारी अशोक गहलोत के खिलाफ थे। और कर्मचारियों ने ठान लिया था कि हम गहलोत को हराएंगे किसी भी कीमत। तो कर्मचारियों का बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर हुआ। तो कर्मचारी हर बूथ पे ये कह रहा था कि पहला बटन दबाओ, मशीन स्टार्ट होगी, फिर दूसरा दबाना। तो आप समझे नहीं, 5-7 हज़ार वोट तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिल गए। तो 3303 वोट से मैं हारा। और वहाँ तत्कालीन जो मेरे फादर के खिलाफ जो चुनाव जीत रहा था हबीबुर रहमान 3 बार, उसको मैंने तीसरे नंबर पर डाल दिया 2003 में। 4 में फिर लोकसभा का चुनाव हुआ। बीजेपी ने मुझे अप्रोच किया, क्योंकि चूंकि मैं बीजेपी के अंदर रावा था। तो मैं 4 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ देके बीजेपी का MP मैंने जीता है, राम रघुनाथ जी को हरवाया था। पहले आपको टिकट नहीं दी? नहीं, सुनो ना, 4 के अंदर मैं तो फिर 4 का तो जब 3 में मैं हार गया, तो 4 में बीजेपी थोड़ी मांग रहा था। 4 में तो मैंने मदद की, ठीक है, बीजेपी पार्टी के। और मदद करने के बाद 6-8 महीने बाद फिर ये गुर्जर आरक्षण आंदोलन, डीडवाना के अंदर जीवन गोदारा हत्याकांड जो आनंद पाल इन लोगों ने किया था, इनको लेके पार्टी के अंदर रह के मैं पार्टी की खिलाफत करने लग गया। पार्टी का बीजेपी के अंदर कुछ लोग मुझे इसलिए पसंद करते थे कि हनुमान जी के परिवार ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाट फैमिली में पहली बार 95 में बीजेपी का दामन इन्होंने थमा था, नाथुराम जी के खिलाफ मोर्चा खोला। तो ये बीजेपी के कुछ नेता पसंद भी करते थे। और चूंकि मैं पहला बीजेपी से 98 के अंदर था, निर्दलीय यूनिवर्सिटी में लड़ा, जीता, फिर भी फादर की वजह से मैं बीजेपी के लोगों के नज़दीक था 1997-98 के दौर के अंदर। तो ये 4 के अंदर बीजेपी को जीता है हमने। फिर बीजेपी के अंदर लड़ाई लड़ी। और लड़ाई लड़ने के बाद मेरा यह था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा 8 के अंदर। तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने और संघ के बड़े नेताओं ने, जिनके हमारी कुछ नज़दीकियाँ थी, तो उन्होंने कहा कि आप बीजेपी से लड़ो हमारे कहने से। मैं बीजेपी से लड़ लिया, जीत गया मैं। कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी 8 के अंदर मेरे सामने। और 12-13 हज़ार वोट आए कांग्रेस के। BSP का सेकंड रहा था, 25 हज़ार का अंतर था। फिर मैं जीत के आने के बाद फिर वही मैं तो वापस फ्लैशबैक में चला गया, जैसे फिल्म में जाते हैं। मुझे फिर वसुंधरा याद आई और विधायक दल की बैठक में फिर वही दादू हो गया। और होने के बाद कहा ये नहीं रहे। मुझे पार्टी इतनी खौफ में थी, डरी हुई थी, मुझे बाहर भी नहीं निकाल सकी। लोकसभा चुनाव में मैंने कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को मैंने और रूपाराम डोडी ने बनवाया, 2009 जिताया, 2009 के अंदर जिताया। खूब लड़ा मैं, रोज विधानसभा बीजेपी के नेताओं के खिलाफ लड़ता था, कांग्रेस पर लड़ता था। और फिर मुझे बीजेपी ने पार्टी से बाहर निकाला। इसी मिर्जा परिवार से आपका झगड़ा था पुराना? हाँ, जिससे झगड़ा था। लेकिन ज्योति के जो पिताजी थे राम प्रकाश जी, वो नाथुराम जी के बड़े लड़के थे, मेरे फादर के बहुत नजदीक, बहुत सज्जन व्यक्ति थे। और रिचपाल मिर्जा ने इनके पूरे परिवार पर कब्जा कर दिया था, जो इनके भाई का लड़का था, और इनको राजनीतिक रूप से बाहर कर दिया था। ज्योति के पिताजी को जैतारण से 90 में चुनाव लड़ाया जनता दल से, 12 हज़ार वोट आए थे। तो मुझे लगा
कि अपन कांग्रेस की मदद कर दें और ज्योति से हमें कोई खतरा नहीं, दिल्ली तो कम से कम समझदार होगी, रिचपाल हरिंदर तो यहीं रहते हैं, तो ये तो इनको तो देख रखा हमने। तो हम सब ने ये कहा कि ज्योति मिर्धा को आप भेजो, हम जिता दिया हमने। जिताने के बाद उसने बहुत विरोध किया हमारा। अच्छा। विरोध किया तो फिर 2013 का चुनाव जो मैंने निर्दलीय लड़ा विधानसभा वसुंधरा जी के खिलाफ वहाँ, और 2013 के अंदर जो चुनाव था उसके अंदर कांग्रेस के तो मात्र वोट आए थे आपके 6 या 7 हजार। 22 सीट आई थी मेरे हिसाब से। सुनिए मेरी बात, कांग्रेस के वोट आए थे 7-8 हजार कांग्रेस पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई 13 के अंदर, और बीएसपी का जो लगातार लड़ रहा था वही सेकंड नंबर रहा, उसका और मेरा करीब 24,000 का मार्जिन रहा। और 14 में फिर सब लोगों ने कहा कि अपन चुनाव आप एमपी का लड़ो, तो 14 के अंदर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता चाहते थे कि हनुमान जी को कांग्रेस से जोड़े, कुछ नेता, बात उन्होंने बढ़ाई आगे, मैंने कहा बता देना आपको इच्छा हो तो, उन्होंने बढ़ाई नहीं बात। फिर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, कांग्रेस के जो रूपाराम डूडी थे रीडवाना से विधायक, वो मेरे साथ थे। चुनाव लड़ने में हरिंदर मिर्धा भी था, मुझे रामेश्वर डूडी भी थे, ये सारे लोग थे। हनुमान जी चुनाव लड़े और यहाँ कांग्रेस के जो प्रत्याशी वो आ रहे हो, बीजेपी ये जीते तो इनकी किस्मत, इस हिसाब से मुझे खड़ा कर दिया। फिर मैं लड़ा, मेरे करीब 2.25 लाख वोट आए 2014 के अंदर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 14 के अंदर चुनाव जीती। 14 के बाद मैंने राजस्थान में दौरे शुरू किए। मैं चाहता था कि मैं राजस्थान में एक नई पार्टी बनाऊं, कर्ज मुक्त किसान हो, बिजली फ्री मिले लोगों को, क्योंकि मैं उस इलाके के अंदर देख रहा था 8 के अंदर बिजली नहीं थी, 60-70 हज़ार ढाणियाँ अंधेरे के अंदर थी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। प्रत्येक ढाणी में बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्कूल हो, कॉलेज हो। हमारे लोग थाने के बाहर प्लेटें लगी हुई थी खियोसर में कि कृपया जूते बाहर उतारें। ये एक थाना है पांचुड़ी का, वो प्लेट मैंने उतार के फेंकी थी, फिर सस्पेंड कराया था अंदर। वो जागीरदारों के ज़माने का, सामंती सोच के समय का एक इलाका जो नागौर से फलोदी का रोड जाता है, क्योंकि मिर्जा ने तो कभी देखा ही नहीं ना, ये तो जीत के चले जाते थे। कांग्रेस से एक राजनीति करता था, एक दूसरे दल से, एक को जीतना था हमेशा, एक ही, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो मैंने कहा मैं मेरे लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। और फिर मैंने पहली एक रैली करी थी नागौर में, हुकार रैली। मैं करोड़ीलाल मीणा के साथ राजस्थान में घूम रहा था, मीणा बेल्ट में और तमाम जगहों पे दूसरे यूथ के आंदोलन। तो हमने डॉक्टर साहब ने बात करी, डॉक्टर साहब ने कहा अगर जाट आ जाते हैं साथ में तो सरकार बन जाएगी। तो मैंने कहा जाटों को तो हम ले आएंगे साहब, जाटों को तो लड़ने वाले लोग चाहिए, और अभी तो कोई लड़ा नहीं। जाट सीएम की बात किसी ने नहीं करी। वो 2009-10 में मैंने कही जाट सीएम बनना चाहिए। 22% आबादी जाटों की, 52 एमएलए बने हैं, अभी भी 32-35 एमएलए, 15-18 जगह सेकंड नंबर है, बड़ी पॉपुलेशन है। तो करोड़ीलाल जी ने कहा कि जाट तैयार नहीं हो रहे हैं, तो मैंने कहा प्रयास करते हैं। तो पहली जो हुंकार रैली मैंने करी थी नागौर में, मुझे खुद को इतना नहीं था कि इतने लोग मुझे आशीर्वाद देना आएंगे। 15-20 दिन में घूमा था नागौर और आसपास के इलाकों के अंदर, और 5 लाख लोग मेरी रैली के अंदर आए। उसके अंदर जब करोड़ीलाल जी रैली में आए तो बिल्कुल वो वैसे रह गए कि उनकी जो रैलियाँ थी 50,000 से ज़्यादा रैली नहीं होती थी। तो उन्होंने मुझे कान में पूछा ये भीड़ कितनी है, तो मैंने कहा आप बताओ, आप अपनी रैली की बताओ, फिर मैं बता दूं मैंने क्या कहा था। सवाई माधोपुर में जब आपने 50,000 की भीड़ को 2 लाख कहा था, अब बताओ कितनी है, ओरिजिनल कितनी है, कि यार 2 लाख से ज़्यादा दिख रहे हैं इसके अंदर। तो मैं फिर तो 5 ही हो गए। तो उनको ऐसा लगा कि यार इतना कुछ भी राजस्थान में जाटों के अंदर इतना हो सकता है, कि तो जाट बेल्ट था प्योर, और इस तरह लोग टूट के पड़े। तो उसमें दूसरी कम्युनिटी के भी 30% लोग 100% थे। और हमारे मुद्दे थे किसान कर्ज माफी, सशक्त लोकायुक्त राजस्थान में हो, फ्री बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, ये प्रमुख हमारे मुद्दे थे राजस्थान की इस हुंकार रैलियों में। सेकंड मैंने बाड़मेर के अंदर करी जनवरी 18 के अंदर, उसमें 5 लाख ज़्यादा 2 लाख बढ़ा दो आप, 7 लाख। इतनी बड़ी रैलियाँ आप देखोगे ना, वो तो आप अचंभित होंगे इतने लोग आ कैसे सकते हैं। उसमें करोड़ीलाल जी आए, और फिर बीकानेर की बड़ी रैली की। मैंने ये रैलियाँ उन स्थानों पर करी जहाँ कोई नहीं कर पाया, अलग मैदान चुने सारे के सारे। ये देखो सबसे बड़ा मैदान कौन सा किया है, इसमें कितने लोग आएंगे, सब ये तो भरेगा नहीं, उसको छोड़ो आप, हम भरेंगे। तो बीकानेर के अंदर भी मैंने 15-20 दिन प्रचार किया। 3 लाख से ज़्यादा बीकानेर के अंदर ओरिजिनल लोग आए। बीकानेर रैली के बाद डॉक्टर साहब मुझे छोड़ गए। क्यों? मैंने कहा आप, बोले उनकी बातें चेंज हो गई, बोले क्या होगा क्या नहीं होगा, अपना अलग अलग हैं, मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, घनश्याम जी अलग हैं, कौन सीएम बनेगा कौन नहीं बनेगा। अरे मैंने कहा सीएम तो ऐसा है, आप तय करके बता देना, सीएम का मुद्दा भी नहीं, अभी तो एक बार सीटें लाओ, यही मुद्दा है। क्योंकि एक का अगर अपन सीएम डिक्लेयर कर देना भाई ये सीएम होगा, तो दूसरी जातियाँ वोट नहीं देगी। तो उनका मन में पता नहीं क्या हो गया, वो मुझे अक्सर पूछते थे। तो मैं उनको कहता था डॉक्टर साहब आपको अगर बीजेपी में जाना है तो मुझे क्यों खराब किया आपने, और क्यों कर रहे हो, बीजेपी में तो मैं कभी नहीं जाऊँगा। और फिर उन्होंने क्या किया कि 2018 के अंदर
हम दोनों खाना खा रहे थे, उससे पहले 5-7 दिन से लगातार वो बात कर रहे थे कि मैं जेटली जी से मिल लूँ, मैं मोदी जी से मिल लूँ, मैं उससे मिलूँ, मेरे उससे संबंध अच्छे हैं, वैसी बातें करते थे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी कमजोरी आ गई किसी तरह की। पहले वसुंधरा से लड़े वो 8 और 13 के अंदर, निश्चित रूप से बड़े लड़ाके हैं, बड़े आंदोलन किए उन्होंने, लेकिन उनकी बातों से मुझे लगा कि वो कुछ कमजोरी फील करें या अंदर ही अंदर कुछ ऐसा महसूस करें कि हनुमान बेनीवाल बड़ा ताकतवर होकर उभरा राजस्थान के अंदर। तो मेरे मन में कोई इस तरह का भाव नहीं था, क्योंकि घनश्याम जी डॉक्टर साहब मेरे फादर के साथ विधायक रहे हैं, दोनों बड़े मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं। तो मैंने उनको कहा कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन भी करो ना तो वसुंधरा के साथ कभी मत करना, क्योंकि आपने वसुंधरा को इतनी गालियाँ दी राजस्थान के अंदर, फिर राजस्थान का व्यक्ति आप पे कभी भरोसा नहीं करेगा कि वो चला गया वहीं पे। आपको अगर करनी तो अरुण जेटली और दिल्ली जाके कर लेना, ताकि ये भी हो जाए मैं तो वहाँ कर ली, मुझे ये था, और अलग जाके बैठ जाना आप। लेकिन वो नहीं माने। खाना कम खा रहे थे, विधानसभा जाना था, 70 चल रहा था। मैं आपको एक किस्सा इसलिए बता दूं कि मेरा उनसे विरोध नहीं, लेकिन हर चीज़ बतानी भी जरूरी है ताकि आगे व्यक्ति को पता लगे कि भाई हम कहाँ थे, कैसे थे, किस दौर से गुजरे। डॉक्टर साहब ने मेरे को कहा हनुमान जी आप खाना खाओ। मैं 10 मिनट जाके आया, 10-15 मिनट बाद नहीं आए। मैंने कहा भाई 11 बज रही, विधानसभा चालू हो रही, तो उनका ड्राइवर बोला कि आपको हम छोड़ के आ रहे हैं। और मैं विधानसभा पहुंचा, उससे पहले ही नापक्ष लोबी के अंदर चलने लगे, किरोड़ी पहुंचे वसुंधरा घर, खिलाई जा रही मिठाइयाँ। आप इसे अंदाज लगा सकते हो कि उन्होंने वो रेशियो मुझे भी नहीं बताया कि मुझे यही ज्वाइन करनी है, मुझे पहले ही बता देते, कोई इशू नहीं, क्योंकि जहाँ उनकी मीणा पॉलिटिक्स है वहाँ जाटों की पॉपुलेशन कम है, और जहाँ जाट ज़्यादा है वहाँ मीणा नहीं है, तो उनका राजनीतिक क्षेत्र अलग है। लेकिन हम राजस्थान में 15 से 25 सीट ऐसी है जहाँ जाट मीणा अगर एक साथ वोट डाल दे तो 15 से 25 सीट आ सकती थी। गुजर जाट एक साथ डाल दे 35 आ सकती है, जाट मुसलमान दो ही एक जगह डाल दे तो 90 आ सकती है, और जाट ऐसी डाल दे तो 130 आ सकती है। ये राजस्थान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है। जाटों के बाद ब्राह्मण बड़ी कौम है राजस्थान की, लेकिन जाट ब्राह्मण एक हो नहीं सकते, हो जाए तो बहुत ही बड़ी दो जातियां जिस दिन राजस्थान में एक हो जाएगी उस दिन राजस्थान की सत्ता में परिवर्तन हो जाएगा। ये मैं चाहता था, डॉक्टर साहब मुझे बता देते आराम से, तो मैं भी मेरे हिसाब से धीरे धीरे चलता। डॉक्टर साहब ने साथ नहीं दिया आपका ना, साथ दिया नहीं, चले गए ना। तो जैसे ही मुझे उन्होंने छोड़ा तो एक मैसेज गया राजस्थान के अंदर, वो तो गया छोड़ गए। अब हनुमान भी थोड़े दिनों बाद चला जाएगा। फिर पार्टी ना अब सुनो, 29 अक्टूबर जो सीकर में मैंने रैली करी बड़ी, और सीकर में 3-4 लाख लोगों की रैली करी थी। उसके बाद राजस्थान सरकार ने 50,000 का कर्जा माफ किया किसानों का, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, और 5 हॉर्स पावर की बिजली माफ करी। तो किसानों का जो हमारा संघर्ष चल रहा था उसके अंदर हमें जीत हासिल हुई। फिर जयपुर की रैली के अंदर 29 अक्टूबर 2018 को जयपुर के अंदर बड़ी 4-5 लाख लोगों की रैली थी। और देखिए, मुझे सौभाग्य कह सकते हो मेरा कि मुझे सिंबल अलॉट नहीं हो रहा था। सिंबल हमने तय कर दिया, बोतल का चुनाव चिन्ह। चिन्ह जब आए, जब इनमें कौन सा थी, क्योंकि ज़्यादा चिन्ह हम चाहते थे ट्रैक्टर, ये बैलों की जोड़ी, हल जोतता किसान, या हमारा था कि भाई ऐसे चिन्ह, ये सारे किसान से मिलता हो, रिजल्ट सारे रिजल्ट है ना पहले से, तो हमारे पास ऐसे चिन्ह आए, इनमें से छांटो। 15 छांटे, 15 फिर 10 छांटे, फिर जो ढंग के सलाहकार है, बच्चे हैं, उनको सबको पूछने के बाद कोई बोतल का चिन्ह अच्छा है। तो जब मैंने पार्टी की रैली करी, पार्टी का रजिस्ट्रेशन तो हो गया था पहले ही 2 महीने पहले, लेकिन सिंबल अलॉट नहीं हुआ था। तो सिंबल अलॉट में तारीख पहले रैली घोषणा कर दी, हमने सोचा हो जाएगा। तो ये कौन सी बोतल थी? पानी की बोतल? हाँ, पानी की बोतल। 29 अक्टूबर 2018 को फिर 1 बजे चुनाव आयोग से मैसेज आया कि आपको बोतल का चिन्ह अलॉट कर दिया। 1 बजे को रैली मेरी चल रही थी, और 1-1.5-2 बजे के बीच चिन्ह का अलॉटमेंट भी हुआ उसी दिन। फिर लोगों ने खूब बोतल हवा में ले गया। उस रैली के अंदर आपको मैंने कहा बाहर के कुछ लोगों को बुलाया, चैन चौधरी को मैंने बुलाया था, मेरे ठीक था, घनश्याम जी तिवाड़ी भी आए थे। मेरी पार्टी जब बनवाई तो घनश्याम जी पार्टी बनाने के समय आए थे घनश्याम जी, लेकिन घनश्याम जी ने एक अलग पार्टी बनाई थी खुद की, तो उस पार्टी से लड़े सांगाने। घनश्याम तिवारी जो राज्यसभा सांसद है बीजेपी के, उन्हीं की बात कर रहे हो ना? अच्छा। तो फिर ये रैली हो गई हमारी, और रैली होने के बाद फिर हम निकल गए उसके अंदर, फिर टिकट बांटे। तो डॉक्टर साहब चले गए थे, घनश्याम जी ने अपनी पार्टी को अलग जगह से लड़ाया, अलग टिकट बांटे उन्होंने, और मैंने मेरे फिर बिना समझौते का अलग बांटे। शायद 60-65 जगह हम लड़े थे। 3 MLA मेरे आए, 4-5 3 में एक तो आप थे? एक मैं था, 2 शेड्यूल कास्ट के थे, मेड़ता और गोपालगढ़। ठीक है। ये उसके अंदर मैंने क्या क्या, उस समय मैंने मदद बहुत की कांग्रेस बीजेपी के अच्छे लोगों की। मैं लड़ाई नहीं कैंडिडेट, अगर मैं कैंडिडेट उस समय 150 लड़ा देता तो मेरा वोट 18-20 लाख आ जाता, 20 लाख वोट आता मेरा, और 20 लाख अगर आता तो अगली बार 50 लाख हो जाता। ये जो मैंने दोस्ती निभाई ना, उसका खामियाजा मुझे बाद में भुगतना पड़ा इसका अक्सर। 18 के चुनाव, फिर चुनाव आ गया 19 लोकसभा 19 लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने भी प्रयास किया, अलायंस हो, नीचे बात हो गई, ऊपर फिर पायलट और इन लोगों ने कह दिया साहब अशोक गहलोत इनके झगड़े थे,
कि गहलोत अपने बेटे को जिताने के लिए अलायंस करना चाहता है। तो कांग्रेस ने कहा कि आप मिनिस्टर बन जाओ, 2 दूसरी सीट ले लो। गहलोत का बेटा कैसे जीता अलायंस होने से? सुनिए मेरी बात, वो जोधपुर सीट से लड़ रहा था। हाँ। तो गहलोत ने कहा मिनिस्टर बन जाओ, नागौर को छोड़ के 2 सीट दूसरी ले लो। नागौर हुड्डा साहब कह रहे हैं ज्योति मिर्जा लड़ेगी, भूपेंद्र हुड्डा साहब कह रहे हैं सोनिया जी को। तो मैंने कहा मेरे तो नागौर में लड़ाई है, नागौर तो मैं लूंगा ही लूंगा। तो नहीं लूंगा। मैंने कहा फिर मेरे को मिनिस्ट्री और ये नहीं चाहिए, आप अपना काम करो। मेरी एक सलाह है कि बेटे को जोधपुर मत लड़ाना, क्योंकि मेरा तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जोधपुर बाड़मेर इधर ही था। तो बेटे को उन्होंने लड़ाया। बेटे के खिलाफ 4 रैलियाँ मैंने करी थी। बेटा भी हार गया और 25 ही 25 सीट एनडीए गठबंधन जीत गया। 25 सीट एनडीए गठबंधन जीत। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब एनडीए की हमारी वोटिंग के बाद बैठक बुलाई थी अशोक होटल के अंदर, तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे पूछा कि राजस्थान में क्या होगा। मैंने कहा सब 25 आएगी। बोले ना 18-17 आ जाएगी। क्या बीजेपी को भरोसा नहीं था इतनी सीट आ जाएगी। लेकिन जो 10 लाख वोट हमें मिला और जो जिन सीटों में नहीं थे वहाँ जो हमारे समर्थक थे, एक लहर चल गई पूरी कि एक बार मोदी को पीएम बनाना है। बच्चे खड़े हो गए सारे। दूसरी बार? हाँ नहीं, 19 में। 19 में दूसरी बार बने ना वो? 14 में पहली बार बने थे जी। फिर चुनाव आ गया 2000, आप सांसद हो गए नागौर से 19 में जी, एनडीए के सांसद हुए आप। हाँ। फिर चुनाव आ गया, फिर चुनाव आ गया विधानसभा का 2023 का। लेकिन उससे पहले किसान आंदोलन चला। अच्छा। जब देश का किसान 2020 में जब किसान आंदोलन फिर चला, आपने समर्थन वापस ले लिया एनडीए से। वो किसान आंदोलन चला जब उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब और दिल्ली के किसान नेता सारे और बॉर्डर से आंस बैठे और हुए मेरे समाज के ज्यादातर सरदार और जाट थे। ये लोग बोले साहब हमारे नेताओं में जंग लग गई, कोई मोदी जी को आंख दिखाने वाला नहीं है। तो मैंने कहा अब आप एक आध गो तो करो आपके लोगों को। यहाँ तो किसान आंदोलन राजस्थान में है ही नहीं, वहाँ तो कोई किसान इन बिलों के बारे में कोई नहीं जानता। राजस्थान के लोग कहते हैं क्या कृषि बिल, हमें तो पता ही नहीं। तो मैंने कहा एकदम से मैं छोड़ूंगा तो मेरे छोड़ने से फायदा क्या होगा। बोले साहब आपके छोड़ने से हमें नई ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, लगेगा कि मैसेज जाएगा मोदी जी कमजोर होंगे, ये होगा वो होगा। तो मैंने ऐलान किया कि मैं पहली रैली करके और कोटपुतली इस बेरोड इस जगह बॉर्डर पे शाहजहाँपुर बॉर्डर में आया 15-20 हज़ार लोगों को लेके, और उसी दिन हाईवे जाम हो गया। ये हाईवे पहली बार जाम हुआ, गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी नहीं हुआ था। ये हाईवे जाम नहीं होता, सरकार इस हाईवे को जाम नहीं होने देती। और यहाँ की पॉलिटिकल परिस्थितियाँ ऐसी है कि किसी एक कास्ट का दबदबा नहीं, अलग अलग कास्ट इस हाईवे के ऊपर जाओगे आप। तो हाईवे जाम हो गया। गृह मंत्री जी का फ़ोन आया मेरे पास कि आप बहुत ज़्यादा तादाद में आ गए, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, मेरे कहने से आप वापस जाओ। तो मैंने कहा साहब मैं तो आके बैठ गया, कैसे जाऊँ कि एक बार मेरी बात रखो, अभी आपने एनडीए छोड़ा थोड़े। मैंने कहा नहीं छोड़ा। तो मैंने वहीं भाषण दिया खड़ा होकर। मैंने कहा ठीक है साहब 10 दिन के लिए चला जाता हूँ। कहा 10 दिन रोको, कोई न कोई रास्ता निकलेगा। मैं वापस चला गया। 10-15 दिन तक मैंने वेट किया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कमेटियाँ छोड़ी फिर लोकसभा की सारी कमेटियों के बाद फिर मैंने ऐलान किया कि हम 1 लाख लोग आ रहे हैं। हाईवे जाम था, हमारा जाम हो गया था, 10-20-50 छोरे बैठ गए थे उसी दिन से। और मैं भीड़ को लेकर वापस चला। तब हरियाणा कई छोटे छोटे जो संगठन थे ना, वो भी जाम हाईवे के अंदर आके आगे आगे बैठ गए सारे। फिर मैं 1 लाख लोगों को लेके आया। और उससे पहले दिन रात को पीयूष गोयल जी ने और गृह मंत्री जी मुझे खूब समझाया था कि हनुमान जी आप एनडी छोड़ के मत जाओ, अच्छी बात नहीं है, आप हमारे साथ हो, आपका ब्राइट फ्यूचर है, क्यों आप ऐसा कर रहे हो। उससे पहले राजस्थान सरकार गिरने का भी वो कोविड के समय समझ गया एपिसोड चला था। मानेसर वाला आपको ऑफर नहीं दिया मंत्री बनाने का? नहीं, मानेसर का जब एनडीए छोड़ा, नहीं जब आपने एनडीए छोड़ा तो आपको एनडीए छोड़ा जब मुझे ऐसा ऑफर की तो आवश्यकता नहीं था ना। जब 25 सीट आई थी ना, उस समय ये बहुत खुश थे मेरे से, तो बहुत ज़्यादा मतलब इनकी वो थी। एनडीए की हर बैठक में जाता था, अलग से मैं बात भी करता था। बड़ा रिगार्ड और एक तरीके से प्यार स्नेह इन लोगों का मेरे प्रति था, मेरे प्रति। और मैंने नज़दीक, क्योंकि बीजेपी के अंदर मैं पहले रहा हूँ, मैंने देखा सिस्टम है बीजेपी का अलग, कांग्रेस और बीजेपी के अंदर बहुत अंतर है आपस में, दोनों पार्टियों के अंदर। कांग्रेस के अंदर मैं नहीं रहा कभी, बीजेपी के अंदर रहा हूँ मैं, बीजेपी के अंदर खूब समय तक रहा। तो इन्होंने मुझे कहा, गृह मंत्री, मैंने कहा साहब अब मुझे छोड़ना पड़ेगा एनडीए, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया प्रेस को सबको कि अगर नहीं हुआ 10 दिन में कमेटियाँ छोड़ तो मुझे एनडीए छोड़ना होगा। तो मैं एनडीए छोड़ के और 70 दिन तक मैं बैठा रहा, झंडे के साथ आंदोलन किया, मेरा झंडा था आरएलपी का। और मैंने देखा था वहाँ बाकी लोग लंगर का खाना खाते थे, कई संगठन जो ये लंगर लगते थे, हमने 70 दिन हमारे दम पे ही सारा किया, सारा खाना पीना हमारा अलग ही चलता था। और वो ट्रैक्टर लेके मैं दिल्ली तक भी आया, मानेसर जहाँ रोका था वहाँ भी आए, सारी हमने 70 दिन तक। वो बहुत तगड़ी ठंड थी साहब, -4 डिग्री, हाँ जबरदस्त तरीके ठंड के अंदर हम पड़े रहते थे। आपके ऊपर एक आरोप लगता है हनुमान बेनीवाल जी कि आप मतलब देखते हैं कि समय किसका ज़्यादा अच्छा चल रहा है,
19 में लगा कि मोदी जी आ रहे हैं, 24 में लगा कि मोदी जी डाउन हो रहे हैं, तो क्या अनुमान बेनीवाल के लिए और उनकी पार्टी के लिए विचारधारा मैटर नहीं करती? मेरी विचारधारा है, इसलिए तो मोदी और इन दोनों के साथ भी एडजस्टमेंट काम बैठ रहा मेरा। 19 के अंदर भी देखिए, मैंने फार्मर के मामले में छोड़ा, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मैं मिनिस्टर बन जाता, 23 में गठबंधन करता, 10-15 सीट ले लेता, अभी 5-7 जीत जाती, सारे मिनिस्टर होते। ये अपना दल कर रहा ना यूपी के अंदर, आज मान लो बीजेपी से अलायंस तोड़ दे तो अपना दल की तो एक भी सीट नहीं आए। बीजेपी का उनको फायदा हो रहा है और मेरे से बीजेपी को फायदा हो रहा है। ये तो देखो, ये रेखाएं हैं सब कुछ। एक तो मुझसे किसको फायदा है और उससे मुझे क्या फायदा है, मेरे भाग्य में उसका नहीं लिखा होगा। और इस बार भी जो इंडिया अलायंस की बात चली थी, मैंने लोकसभा के अंदर ही कहा था, मैंने कहा तुम्हें 15 पार नहीं करने दूंगा राजस्थान के अंदर, 15 लेके दिखा था। नहीं, बार बार कहते थे ना कि हमारे अलायंस से आप जीत गए, तो मैंने कहा 15 लेके दिखाना। और यहाँ कांग्रेस पार्टी ने अप्रोच किया मेरे से अलायंस का, मोहन प्रकाश जी ने बात की, अशोक गहलोत से बात हुई, वेणुगोपाल गरम गए, मुकुल वासनिक घर बैठ के सारी बात हुई, लेकिन फिर पायलट साहब ने डंगा लगाया क्या हेमाराम जी को लेके, और इन्होंने उमेदराम को तोड़ के, और जिसके लिए मैं सीट मांग रहा था, मैं 3 से 2 पे आ गया। मैंने कहा 2 मैं ले लूंगा, 2 पे तैयार भी दो थी कौन पार्टी। सी थी? एक नागौर, दूसरी कौन? बाड़मेर। बाड़मेर जी, क्योंकि मेरे से ज्यादा वोट है ना। कैंडिडेट आपके उम्मीदवार ही थे? उमेदराम ही था मेरा, तो कैंडिडेट को दूसरा था ही नहीं। तो उमेदराम को मैं कह रहा था, वो मैंने कहा मैं कर रहा हूँ भैया तेरे लिए प्रयास, चिंता मत कर। और ज्योति फिर चली गई बीजेपी के अंदर, जैसे ही इधर हुआ वो उधर चली जाती है, वो वही पारिवारिक वही मामले। तो फिर मुझे पता लगा पायलट साहब के घर हरीश और गोविंद डोटासरा सरेंडर हो गए। अच्छा। सचिन पायलट का झंडा पकड़ लिया उन्होंने, जय जयकार लगा रहे हैं, बोले साहब अपने हनुमान को मारना, आरएलपी को मारना। तो उमेदराम को ज्वाइन करा दी उन्होंने। मैंने उमेदराम को कांग्रेस को नहीं दिया, कांग्रेस ने मेरी पीठ में छुरा गोपा उस समय। एक तरफ तो मैं इनके नेताओं से बात कर रहा था कांग्रेस के कि मुझे 2 दौर में आपकी सारी लाता हूँ। उसके बाद फिर नागौर का अलायंस हुआ, और अलायंस के बाद जहाँ मेरा उपयोग कर सकती पार्टी नहीं किया पार्टी ने, कांग्रेस ने। यही था राजस्थान की पिक्चर। क्योंकि बाद में जो बाई इलेक्शन हुए, जैसे मेरी पत्नी लड़ी बाई इलेक्शन, उसमें कांग्रेस पार्टी तो सब जगह हार गई, 1 सीट जीती, 7 में 6 हारी, 4 जगह जमानत जब्त हुई। तो क्या हो गया 3 महीने में कांग्रेस कैसा? वो मिलके लड़ी थी। लेकिन यूथ जिस तरह टूट के पड़ा इंडिया अलायंस के साथ, इनको खुद को ही नहीं पता था। सचिन पायलट और अशोक गहलोत ये तो कहते थे कि एक भी नहीं आएगी अपने, वो तो मुझे ही हरा हुआ मान रहे थे। लेकिन गहलोत का बेटा अगर जोधपुर लड़ता तो 100% जीतता। इस बार जोधपुर के लोगों के अंदर इस बार सहानुभूति थी और बीजेपी से नाराजगियां भी थी। आपके ऊपर एक आरोप और लगता है कि आपकी बड़ी सीक्रेट सी अंडरस्टैंडिंग है गहलोत साहब के साथ में। वो तो ऐसा है, वो तो लोग अब क्या करें। तो सुनो, गहलोत ने तो मेरे गाड़ी पे, आपको पता है हरीश चौधरी के समय जब हरीश चौधरी ने मेरी गाड़ी पर अटैक किया बाड़मेर के अंदर, तो गहलोत की पुलिस तो खड़ी थी ना मुझे मरवाने के लिए, 200 पुलिसकर्मी खड़े थे। वो तो ईश्वर की कृपा थी कि आपस में लोग लड़ने मर जाते 10-15 लोग, जिस तरह का किया। और अशोक गहलोत के समय तो 302 मुझे जेल में डाला था। आप ये क्यों नहीं भूल रहे हो? 2001 का दौर। और अशोक गहलोत अगर चाहते तो बहुत से समय ऐसे आए थे, 14 में कराते थे, फिर कांग्रेस अलायंस नहीं, इसके अंदर 19 के अंदर कराते अलायंस, 14 में दिलाते कांग्रेस से मेरे को टिकट। मना किसने किया था? वो क्यों मुझे चाहेंगे? कुछ जगह पे हो सकता है कि अपन खुद भी आपस में बैठते हैं ना कि 2 में लड़ रहा है, अपना कौन है, ठीक है, तो उनको कई जगह ऐसा लगता है शूट कैसे करता है। कई जगह उनको लगता है हनुमान बेनीवाल इस जगह इस कैंडिडेट के खिलाफ शूट ठीक कर रहा है, तब वो कहते हैं हनुमान जी बहुत मजबूत हैं। और जब लग रहा है शूट नहीं करते, अरे यार नहीं छोड़ो, वो तो बड़े नेता है ना, तो बड़े नेताओं का। लेकिन मुझे पायलट पे इसलिए ज़्यादा नाराज़गी है कि इसके मैंने मदद की 2 बार। 2018 में जब मेरे 3 ML आए तो इसने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि सर आज अगर आप हनुमान जी मेरी मदद कर दो और आप एक बयान दे दो कि मैं 3 विधायक सचिन पायलट को दूंगा तो मैं CM बन जाऊंगा। बराबर की सीटें आ रखी, गहलोत पार नहीं पड़ने दे रहा। तो मैंने कहा भेजो मीडिया वालों को, घर भेजते। मैंने कहा भाई गुजर भी तेजाजी की जय बोलते हैं, जाट भी बोलते हैं, तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दो, 3 ML में दे रहा हूँ, मैंने इनके लिए बोला। और बाद में जब सरकार गिर रही थी, मानेसर थे, तो मैंने 3 विधायक बीजेपी के 72+3 में साथ रखे हमेशा। इनके इसमें नहीं, इनका सिस्टम अलग था जो भी था इनका, लेकिन मेरे 3 विधायक यहाँ पे थे अशोक गहलोत के खिलाफ वोट करने के लिए। तो अब तो कैसे आरोप, तो कोई किसी पर आरोप लगाना आसान नहीं, आरोप को साबित करना कि उसकी हिस्ट्री पढ़ो, उसकी क्या हिस्ट्री है। अच्छा, आपने पिछली 30 साल की राजनीति देखी है लगभग राजस्थान की, आपको ये लगता है कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की भी सेटिंग थी आपस में? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। कैसे? देखिए, वसुंधरा जी तो दारिया एनकाउंटर के अंदर लास्ट मुलजिम वसुंधरा जी थी। हम लोगों ने उस समय राजेंद्र राठौड़ को टारगेट किया। राजेंद्र राठौड़
के खिलाफ हमने लड़े भी थे। लेकिन जो लास्ट कॉल आया था, वो लास्ट कॉल वसुंधरा जी का ललित मोदी के फ़ोन से एडीजी के पास आया था कि एनकाउंटर करो। एडीजी बहुत होशियार। ललित मोदी के फ़ोन? हाँ, ललित मोदी के विदेश थे तो दोनों। अच्छा। तो वहाँ से फ़ोन आया तो एनकाउंटर हुआ। फिर जब वसुंधरा जी को सीबीआई मुलजिम बनाने लगी तो 10 जनपद ने वसुंधरा की मदद करी। अब आप ये भी सुन लो सच कि इसको छोड़ो, यहाँ तक ही रखो, राठौड़ तक ही रखना। तो अंदर की बात है सर, सेटिंग तो ये सबकी सेटिंग है। तभी तो बड़े नेता जेल कहाँ जा रहे हैं? बहुत कम जा रहे हैं। बड़े बड़े लोग तो बच रहे हैं, छोटे छोटे पकड़े जा रहे हैं। और अशोक गहलोत, वसुंधरा ने बहुत राजस्थान को देखिए 90B के जो घोटाले 3 से 8 वसुंधरा जी के टाइम हुए जमीनों के, तो गहलोत ने माथुर आयोग बनाया। लेकिन माथुर आयोग के अंदर उन्होंने टेक्निकल मिस्टेक रखी, वो कोर्ट से रद्द हो गया। आज भी जो वसुंधरा सीएम थी या गहलोत सीएम था, वसुंधरा जी का फोन चला जाता या गहलोत का, वो फोन सर्वमान्य होता था। अच्छा, वो उसको टच नहीं करते, वो उसको टच ना नहीं वो तो समझो वही अधिकारी थे ना, श्रीमंत पांडे जो अशोक गहलोत का सबसे नजदीक था, वो वसुंधरा का सेक्रेटरी था। 20 ऐसे IAS अधिकारी, और भजनलाल सरकार में भी 20 बैठे हैं इन्हीं लोगों के। जो गहलोत की सरकार बचाने में अधिकारी थे, वो सारे सरकार चला रहे भजनलाल की टोटल। तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कैसे देखते हैं आप? वो तो कुछ है ही नहीं ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उनका तो मुझे बड़ी उन पर तरस आता है यार। तरस इसलिए आता है कि उनको पता ही नहीं वो क्या कह रहे हैं, उनको खुद नहीं पता। दिन में 10 तो गलती करते हैं, सारा सिस्टम चला रहा। अब कल तीज के घेवर लेके सब जगह गए, यहाँ पे नेताओं के दिल्ली में। हाँ, मोदी जी के पास भी गए थे। नहीं सब जगह 20 जनों घेवर बांटे। शायद हमें लग रहा है कि MPओं को नहीं आ जाएगा घेवर। कोथली लेके आया था कि? कोथली लेके आया था कि? हाँ, घेवर लेके आए थे कि भाई तीज के घेवर लाया हूँ, घेवर देसी घी के अच्छे हैं। तो ये सोचे भाई, देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि राजस्थान का चीफ मिनिस्टर घेवर ही राजस्थान का मुख्यमंत्री, बताओ कितना किस तरह का व्यक्ति है। हम तो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। सीएम को इस वक्त जब उनको हटाने की चर्चा चल रही हो, जब उससे पूरा राजस्थान नाराज हो, आपको पता कि एक हमने चलाया कि भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ, ट्विटर ट्रेंड हुआ और शेडो बैन कराया सरकार ने, और फिर भी 20 लाख ट्वीट हो गए। तो हम आंदोलन कर रहे हैं, संख्या जबरदस्त है। तो भजनलाल बहुत बुरी तरीके से नाराज है। और भजनलाल ये भी कहता है कि कांग्रेस के नेता रात को मेरे घर पे आते हैं अंधेरे में। ये सही है, क्योंकि हमारे जो भी बाई इलेक्शन आ रहे हैं ना, जो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इससे बात करी, साहब हमें उन मुकदमों से बचाना जिनको लेके अनुमान और ये आंदोलन कर रहे हैं, हम आपकी मदद कर देंगे। तो ये तो अंदर खाने पूरी। जैसे पेपर लीक तो है ही टोटल। पेपर लीक में तो और नेता जेल जाएंगे इनके, RPSC पेपर लीक सीधा ही है, वो तो डायरेक्ट है। अगर ये करना चाहे तो कभी भी कर सकते हैं। आज भी मैं लोकसभा के अंदर ये मामला उठाया था। जिनकी जिसकी आप बात कर रहे हो, ये सामने फोटो रखी है, ये तेजाजी महाराज की है। ये तेजाजी महाराज इधर, और भगत सिंह जी। हाँ, और एक सूरजमल जी, एक नेता है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं डोटासरा जी, वो नाचे थे इनके इनके गाने भी नाचते हैं वो। और लेकिन वो गाने बने तो 2007-8 के बाद, हमारे संघर्ष के बाद ही तो बने। ये तो लेट आए ना। डोटासरा जी एक्चुअली 8 में राजनीति में आए थे। अच्छा। डोटासरा जी 8 से पहले तो वकालत के वकील थे। अच्छा। 8 में पॉलिटिक्स में आए। और 13 का जब दौर था तो रामेश डूडी प्रतिपक्ष के नेता थे। मैं रोज लड़ता था विधानसभा के अंदर, मैं अकेला ही लड़ता था। तब कांग्रेस ये कहती थी इसका अकेले का मामला, अपना पीछे रहो, इसको लड़ने दो, कार्रवाई होने दो। मैं आधी बात बाहर ही रहता था, सस्पेंड रहता था। वसुंधरा में लड़ता था। और ये सारे कांग्रेस के नेता जैसे ही वसुंधरा हाउस के अंदर आती थी तो पहले उसको पैर छूते थे और फिर अपनी सीट पे बैठते थे। आधे ज्यादा दलाल थे, आधे से ज्यादा। मैडम आ गई, धंधा था इनका। खुद राजस्थान की कल्चर भी ऐसी है, हुकुम करते हैं राजस्थान वाले, देखा होगा आपने। ये तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, कहाँ यार, मैंने एक बयान भी दिया था, बहुत कम लोग वीर थे वहाँ पे, बहुत कम लोगों ने लड़ाया। आपकी राजनीति मुझे ऐसा क्यों लगती है कि जाट वर्सेस ठाकुर की रहती है? नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा। सुनो, मेरी राजनीति ऐसी कभी नहीं रही। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अगर हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, मैं जाट, गुजर, मीणा, यादव, मेघवाल, मुस्लिम तमाम की बात करता हूँ। मैंने लोकसभा के अंदर भी कहा कि जाट, गुजर, यादव, मीणा, मेघवाल, मुस्लिम हाईकोर्ट जज बनाओ, एक भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे कहने से बन गए, लेकिन 2 जाट बन गए, एक मीणा बन गया, एक मुसलमान बन गया, गुजर भी बन जाएगा। जब मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था उसके बाद यादव भी बन गया, मीणे भी बन गए, अब गुजरों का नंबर धीरे धीरे आएगा। लेकिन इस बात को आगे बल किसने दिया? जब गुजर आरक्षण आंदोलन चल रहा था तो बैंसला जी के मेरा बहुत प्रेम था। वो मेरे प्रचार में 19 में वोट मांगने भी आए थे, बड़ा स्नेह था उनका मेरा। तो मैं सड़कों में बैठ रहता था तो वसुंधरा जी कहती थी तो उसको गिरफ्तार करो, वो वहाँ बैठा 5 लाख साल बीजेपी का। वो जो बीजेपी का खेमा मुझे मदद करता था उसको कहता था वो देखिए वो हनुमान तो वहाँ बैठा 5 लाख साथ, वो जाटों को लेके। तो देखिए हमने कभी इनमें अंतर नहीं माना। और अच्छे राजपूत अगर हैं, मैंने EWS का मतलब समर्थन किया, आर्थिक आधार पे आरक्षण ब्राह्मण, बनियार, राजपूत और अदर को दो, कायस्थ को दो।
ये मैंने रैलियों के समय पे किया है। जो अच्छे लोग हैं उनकी हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई शोषण करने वाला है, कोई सामंती सोच का व्यक्ति है, तो उसके पक्ष में हम कभी नहीं रह सकते। वो विचारधारा नहीं, क्रांति जो अंदर है ना। देखिए भगत सिंह मेरे आदर्श है, वीर तेजा जी का जयकारा करता हूँ, भगवान देवनारायण जी का भी करता हूँ, आप रैली में महाराज सूरजमल की बात करता हूँ, मैं तमाम उन लोगों की बात करता हूँ जिन्होंने इस व्यवस्था को चेंज किया, गरीबों की सेवा करी और गाय के लिए लड़े या न्याय के लिए लड़े, अन्याय के खिलाफ लड़े, चाहे किसी भी जाति के हैं, हम उसके अंदर ही नहीं देखते। मेरे पिताजी तो जगदम्बा के देवी के बहुत बड़े पुजारी थे, आज में हमारी हर गाड़ी में जगदम्बा लिखा, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि हम देवी की पूजा भी हमारे हिसाब से करते हैं, सब धर्मों का सम्मान करते हैं और सब जातियों के लोक देवताओं को सम्मान करते हैं। अगर हम ठाकुरों के विरोध में होते तो पाबू जी महाराज, रामदेव जी महाराज, जिनके हम जयकार लगाते राम सपीर के, वो तो इसी समाज से आते हैं। नहीं बेनीवाल जी, वहाँ की राजनीति ही ऐसी राजस्थान की कि जाट आज कांग्रेस पार्टी के साथ है तो ठाकुर जो है वो बीजेपी के साथ है। ठीक है, वो तो बात होगी। परसों आप लोकसभा में बोल रहे थे और काफ़ी देर से आपका नंबर आया, रात को 10:30-11 बजे के आसपास। फिर आपने कहा कि अखबार में तो छपूंगा नहीं, सही कह रहे हैं, सोशल मीडिया से काम चलाना पड़ेगा। उसका मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिकल पार्टियां सिंगल मेंबर दूसरे दिन भी समय दिया जा सकता था। बड़े दलों का झगड़ा था, अब छोटी पार्टियों कौन पूछता है। जिस तरह छोटे चैनल, छोटे आपके और छोटे जो भी इस दौड़ के अंदर आपके जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर है, तो बड़ों की रेस के अंदर छोटों को भूल जाते हैं लोग, हर कोई बड़े की तरफ भागता है। तो पहले तो 5 दिन बाद ही तरह हाउस, फिर इन्होंने समझौता किया कांग्रेस बीजेपी ने, रात को चला लो 2 बजे तक। ऐसे थोड़ी होता, कोई बताओ। कांग्रेस अपोज करती, बीजेपी से बात करती, लोकसभा अध्यक्ष कहता है कि साहब 10 बजे तक चलाओ, सुबह चला, क्योंकि टाइम तो कल पड़ा ही था ना पूरा टाइम, लेकिन चला के जानबूझ के, और इनको रात को बुलाओ छोटे वालों को सबको, ताकि भीड़ अंदर लोग कम रहे, और फिर इनके घंटी बजाओ हर 3 मिनट, 3 मिनट में घंटी, बैठ जाओ। वो तो तैयारी करके भूल और जाता है आदमी, क्या अरे रुको यार 1 मिनट तो और, 1 मिनट तो वही बात बोलो। तो बड़ी विकट परिस्थितियों के अंदर हम लोग लड़ रहे हैं। देखिए अखबार में आना, मीडिया के अंदर आना, ये तो हर व्यक्ति चाहता है कि भाई हम बात जो आपकी बात तो वहां तक पहुंचे। हाँ, नहीं पहुंचे फिर क्यों लड़ रहे हैं हम यहाँ पे, बताओ। सही बात है। आपने प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बार तारीफ की उनकी नीतियों की, लेकिन जब अग्निवीर की बात आई और किसानों के बिल की बात आई तो आपने फिर विद्रोह कर दिया। जी, अग्निवीर के खिलाफ आज भी सब ज़्यादा मजबूती से आवाज़ में उठा रहा हूँ। कल भी आपने देखा होगा, उससे पहले भी देखा, जोधपुर में मैंने 2 लाख जवानों की रैली करी, अग्निवीर के 2 लाख बच्चा है। और सेना का जहाँ भी कहीं भी फोर्सेज का, पैरामिलिट्री फोर्स का, मुझे अच्छा लगता है कि उनको सम्मान दिलाना। किसानों के बच्चे अपने ही बच्चे हैं सारे। मैंने मांग करी कि आई रेजिमेंट बनाओ, गुजर रेजिमेंट बनाओ, तमाम उन जातियों के रेजिमेंट बनाओ जो लड़ाके हैं देश के अंदर। देखिए देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जातियाँ हैं और अलग अलग जातियाँ व्यवस्था से लड़ रही है वो। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अपना, देखिए डीएनए तो हजारों साल अगर पहले जाएंगे तो करीब करीब जातियों का डीएनए मिल जाएगा, कई बड़े झुंड हो जाएंगे। लोग कहते हैं भाई पुराने जाके जाट, गुजर, यादव ये कहीं एक होंगे, कहीं कहते हैं मीणा भी हमारे भाई होंगे, कहीं लोग कहते हैं ये भी हमारे भाई होंगे, पटेल होंगे, मराठे होंगे। तो अपना कहीं न कहीं जो लड़ाके लोग हैं ना, जो व्यवस्था से लड़ रहे हैं, उन्होंने अलग जाति का रूप धारण कर लिया। नॉर्थ ईस्ट के अंदर है तो नॉर्थ ईस्ट में अपने लोग तो नहीं, लेकिन वो जो लड़ रहे हैं वहाँ जातियाँ, वो कहीं न कहीं अपना उनका कल्चर मिलता जुलता। किसान कौम है सारी की सारी। साउथ में आप चले जाइए, जैसे रेड्डी होते हैं, गोडा होते हैं, तो ये लड़ाके लोग हैं, ये किसान लोग हैं, किसान कम्युनिटी है। तो हमारा उनसे प्यार है, सब लोगों से जो किसान है, और उनकी आवाज़ हम उठाते हैं। और हम चाहते हैं कि आर्मी के अंदर और मजबूती लोगों को मिले, दूसरी जातियों को भी। देखिए जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट जो रेजिमेंट बना रखी है, इनमें 100% अपने ही लोग नहीं है, ऑफिसर बाहर के भी होते हैं इनके अंदर, रेजिमेंट का नाम दिया जाता है। और ये अग्निवीर है। मुझे तो लग रहा है रेजिमेंटों को खत्म करने की साजिश है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मोदी जी दूसरे किसी की तारीफ सुनना ही नहीं चाहते। दूसरे का गीत तो गाओ ही मत, सिर्फ मेरा ही गाओ। तो ये गीत गाने के लिए कहा जाता है क्या? आप तो रहे हो एनडीए में। नहीं, मेरे को तो कभी नहीं कहा, मैं गाता भी नहीं अगर कह देते तो। मुझे तो मैं नहीं गाता, सुनो, मैं नहीं गाता, लेकिन मेरी अलग स्टाइल से लड़ रहा हूँ मैं। 2023 में 2 या 3 छात्र जो वो संसद में घुस गए और उन्होंने कुछ सिंबॉलिक रूप से प्रोटेस्ट किया। वो कलर था और आपके एक वीडियो सामने आया जिसमें आप एक बंदे को पकड़ रहे हो और आपने उसको चाटा वाटा भी मार दिया। उस समय हुआ क्या था, मैं वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो स्टूडेंट थे वो एक प्रोटेस्ट दर्ज करने आए। उसमें ऐसा हुआ था कि मैं एमएलए बन गया था, मैं इस्तीफा देने आया हुआ था। तो 2-3 दिन इस्तीफे में घटे थे, हम भी बैठे थे। मैंने कहा बोल रहे, तो राजेंद्र अग्रवाल जी चेयर पे बैठे थे, उनके सामने की चेयर पे मैं था, मेरा ही नाम पुकार रहे थे कि भाई अब आपका नेक्स्ट। तो पीछे
पीछे से आवाज आई धड़ाम गिरने की, सब लोग देखने लगे। उस समय 150 करीब MP लोकसभा के अंदर थे, 25-30 महिलाएं भी थी। तो मैंने घबरा गए लोग? हाँ सुने हैं, लोग घबरा गए थे? नहीं लोग घबरा क्या गए, बिल्कुल हड़कंप मच गया। और जब वो लड़का कूदा अंदर तो ऐसा लग रहा कोई आतंकी हमला अंदर हो गया। और वो लड़का बहुत तेजी से, एक लड़का इधर से छलांग लगाता हुआ बचता हुआ अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ आ रहा था। अध्यक्ष जी उस वक्त राजेंद्र अग्रवाल बैठे थे। और जब राजेंद्र अग्रवाल को ये बात का पता लगा तो उन्होंने लोकसभा स्थगित का बटन भी दबाया, लेकिन तब तक तो हंगामा बहुत हो गया था। तो उस लड़के को मैंने फिर दौड़ के उसको दबोच के, उसके जड़े थे उसके, और वो नीचे गिर गया। उसके गिरते ही जो पीछे से कूदा था उस व्यक्ति ने वो कलर फेंक दिया। वो धुआं जो था उसने वो कलर फेंका। और कलर फेंकने के बाद पूरा वो जहरीला हो गया। तब लोकसभा सांसद सब निकल गए, भाई जहरीली गैस। हम तो तब भी वहीं थे। उनको फिर पकड़ा, फिर उठाकर उनको बाहर ले गए। तो अगर जहरीली गैस होती जान जा सकती, लेकिन उस समय 4 लोग थे। बताया 2 का ही था, 2 का बाहर से बताया था। हम तो कह रहे 2 आदमी और कौन थे, उनको भी ढूंढना चाहिए। जो ऊपर से जब कूदे थे तो 4 लोग थे, जो 2 तो कूद गए, 2 लोग जो उनको बचाने के लिए उनके लिए चिल्ला रहे थे, उस साथ थे, वो लोग कौन थे? लेकिन बताया बेनीवाल जी क्या बात है इसमें, आज तक उस मुद्दे पे दिल्ली पुलिस ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बताया कि ये जो लोग थे ये कौन थे, इनकी मंशा क्या थी, इनका मकसद क्या था, ये क्यों आए थे। बताएंगे भी नहीं, एक बार भी नहीं बताया आज तक। बताएंगे भी नहीं। कल जब गृह मंत्री जी कह रहे थे कि भाई उन तीनों आतंकवादियों को हमने मार गिराया, तो ये बात तो 5 दिन पहले भी कह सकते थे। जब आपको वेट कर रहे थे उस दिन चर्चा करा कर हम ये बताएं, गलत बात है ना। आखिर इन बातों से क्या होता है कि फिर धीरे धीरे आप जो बोलोगे और ये सच नहीं करोगे, फिर आदत पड़ जाएगी, लोग फिर आपको सत्ता से बाहर कर देंगे। ऐसा ही होता है। समय सबका एक जैसा नहीं चलता, समय बदलता रहता है, समय परिवर्तनशील है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन तक सही फीडबैक नहीं पहुंचता। सही फीडबैक इन तक पहुंचता ही नहीं किसी भी तरह का। अगर इन तक सही फीडबैक पहुंचे और ये सही बात करे तो निश्चित रूप से बहुत कुछ सुधार हो सकता है। लेकिन अभी के हालात में बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं होगा। अभी सपा भी नाराज है, TMC नाराज है, इंडिया अलायंस की बैठक इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, सब नाराज है। वहाँ बैठक होते ही भिड़ंत हो जाएगी अंदर। मैं भी तो बैठा हूँ ना, इंडिया अलायंस के अंदर ही हूँ। हम संतुष्ट किस बात से हो ये तो बताओ, कि हमें वहाँ तो मार रहे हो और यहाँ हम इनके साथ है, चाहे वप का बिल हो, दूसरे हो, हम नारे लगा रहे हैं रोज बेल के अंदर, फायदा क्या? नारे भी लगा रहे हैं और यूं देख रहे हैं हमारी तरफ। आप जमीन पे रहते हो, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मोदी जी की लोकप्रियता कम हो रही है? बिल्कुल कम है, या उतनी ही या बढ़ी हुई है? लोकप्रियता तो इसलिए कम हो रही है ना कि अब मोदी जी की जो बातें हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर का ही मामला ले लो। ऑपरेशन सिंदूर के समय जो घटना घट गई पहलगाम में, पहली बात तो इनका इंटेलिजेंस इनपुट फेलियर था, कुछ भी नहीं थे इनके। इतने सारे पर्यटक जाते, अभी हमारा एक कमेटी का टूर गया, हम लोगों के बच्चे थे, वो तो बच्चे किसी न किसी के थे, 4 आतंक घुस गए, सबको मार दिया। इनको इस चीज़ की कोई परवाह ही नहीं है ना। इतने सारे जहाँ लोग होते हैं वहाँ कम से कम 2, 5, 10 आपके सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए ताकि तुरंत पता लग जाता। इतने आदमी तो नहीं मारे जाते, 2, 4, 5 बाकी लोगों को बचाया जाता। डर रहता है, सिक्योरिटी किस तरह की घटना बताओ, धर्म क्रॉस फायरिंग हो सकती है। जहाँ जिस तरह की, हर आदमी मरने डरता है साहब। लाखों में एक आदमी होता है जो आत्मघाती होता है, बाकी मरने से सब डरता है। तो ये जो घटना हुई और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। अब ये कह रहे हैं पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया, तो फिर आप वेट किसका कर रहे थे? PO के ले लेते हैं अपने, एक ही तो करना था और क्या। और पाकिस्तान को आप और मदद करा देते कोई दूसरी। भैया पाकिस्तान के निर्दोष नागरिक नहीं मरे, हम भी चाहते हैं। पाकिस्तान पहले भारत का अंग था और ये हिंदुस्तान और हिंदू धर्म हमेशा बड़े मन का रहा है। और यहाँ की संस्कृति, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है अपना, और अपन सब धर्मों का सम्मान भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी जगह सब जगह बदमाशी होती है, बांग्लादेश देख लो, पाकिस्तान देख लो, अपने लोगों को जीने नहीं देते, फिर भी अपन लोग सबका सम्मान करते हैं। और यहाँ के मुसलमानों ने भी आज़ादी के आंदोलन के अंदर अपने साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत से शहीद भी हुए। और आज भी अपने आर्मी के अंदर, पैरामिलिट्री में बहुत से लोग, इनकी रेजिमेंट भी बहुत से लोग करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस बार जो ट्रंप के कहने से किया, बस वो इस जगह मात खा गया। कल तो मुकर के पार्लियामेंट में, अब मुकरने से होगा क्या? वो तो हो गया सारा, वो तो जहाँ मैसेज जाना चला गया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इंडिया अलायंस एकजुट नहीं है, मंच है। और जब तक इंडिया अलायंस एकजुट नहीं होगा तब तक इनको आप हटा नहीं सकते। आपको सुधार देखते हैं कि आपने एक समय राहुल गांधी को लेकर बयान दिया था कि मतलब ठीक ही है, चल रहा है, या अब अभी भी आपके बारे में? मैं तो अभी भी कोई, मेरे तो ज़्यादा तक मैं इसलिए नहीं, मेरी कोई बात ही नहीं होती उनसे। अच्छा, जब बात हो जब भी तो पता लगेगा ना भाई। उनसे मेरी बात हो, हम मिलें, मैं 15 मिनट उनसे बात करूं, जब मुझे पता लगे ये कैसे हैं। बिना बात में कैसे कह दूं कैसे हैं?
जो लोग कहते हैं वही मैं कहता हूँ, लोग जो देखते हैं वही। भाषण तो ठीक दिया था कल, स्पीच में कुछ सुधार है। प्रियंका गांधी का स्पीच भी अच्छा था, बड़ा अच्छा सुलझा हुआ स्पीच था। मैं ये कह रहा हूँ इन चीज़ों से नहीं होगा सर, अब स्पीच से राज नहीं बनेगा। अब आपको सोशल मीडिया का जमाना, कुछ करना होगा, क्योंकि इनके आसपास के जो लोग हैं ना, आपके वो ट्रेंड चलते हैं ट्विटर के ऊपर जी, किसी मुद्दे को पकड़ के आप ट्रेंड चला देते हो। नहीं खैर मैं नहीं चला, बच्चे अपना भी चलाते हैं। नहीं बच्चे नहीं, मतलब ये आपके अपने समर्थक हैं, वॉलंटियर्स हैं, क्या है ये लोग, या पेड टीम है, कौन लोग हैं ये? पेड टीम में मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर पैसा मेरे पास होता तो 25 MLA आ जाते मेरे। ऐसा ही तो नहीं है, गरीबी में तो मर गई पार्टी मेरे यहाँ। न मैं चंदा चपटा करता, न क्राउड फंडिंग करता, किसी तरह का कुछ भी नहीं। 1000% ईमानदार। 20-20 हज़ार ट्वीट कैसे होते हैं? आप ट्रेंड चला देते हो किसी के खिलाफ भी आप? 20,000 ट्वीट नहीं है, इसमें तो हो गए थे 5,60,000 भजन लाल वाले में। अच्छा, 5,60,000 ट्वीट हुए। क्या ट्रेंड था वो? ये था भजन लाल हटाओ राजस्थान बचाओ। आपको लगता है जिस आदमी को जो पहली बार विधायक बना, वो था। जो वसुंधरा राजे से टिकट मांग रहे थे भरतपुर से, उनको टिकट नहीं दी, वो लास्ट में बैठे हुए थे और उनको सीएम बना दिया। एक्चुअली क्या है, इनको दिल्ली वालों को कठपुतली चाहिए ना, इनको सब जगह। मोहन भाई भी वैसे ही हैं, ये 3 4 5 बना रखे हैं इन्होंने भाई। इंदिरा गांधी होता भी है, इंदिरा गांधी मॉडल है ये। इंदिरा गांधी जी भी ऐसे ही करते थे। हाँ, वो भी इमरजेंसी उन्होंने लगाई, इन्होंने परमानेंट इमरजेंसी लगा रखी है। इनकी तो आज देखो, कल गोगोई को जिस तरह गृह मंत्री जी ने डांटा, गोगोई की जगह मैं होता तो डांट नहीं खाता, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। बहुत अपमानित किया गोगोई को। ये कहा कि जैसे वो आते हैं ना पाकिस्तानी घुसपैठिए, जैसे तुम जाते हो वैसे वो आते हैं। मतलब उसके तो यार एक तरीके से घुसपैठिया करार दिया। बताओ कितनी गलत बात है। सांसद है और बोल ही नहीं, उनको पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। अजी कांग्रेस तो क्या चली जाती है, ये तो 2-3 घंटे की चर्चा होने के बाद ये चले जाते हैं। इनको कितना ही कुछ कहो लोकसभा में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं इनके समझ में आती बात है। ये तो आपस में उलझे रहते हैं, पता नहीं क्या होगा। एक और देश में चल रही राजनीति इस टाइम ओबीसी की, कास्ट सेंसस की। जाट कम्युनिटी राजस्थान में ओबीसी में है, तो आप भी चाहेंगे कि जो 27% का कोटा है उसमें जाटों को शामिल किया जाए? और जो राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, तो ये जो धर्म में 80-20 हो रहा था, अब ओबीसी के जरिए ये जातियों में 80-20 करने की तैयारी हो रही है। नहीं, जातियों में कैसे 80-20 बताओ भाई, जो मेजर जनसंख्या है वो ओबीसी की है। हाँ, देश में ठीक है। जाट राजस्थान में तो ओबीसी में है, बाकी जगह नहीं, केंद्र की सूची में नहीं है। सुनिए मेरे पास, नहीं राजस्थान का जाट यहाँ भी है ओबीसी में, राजस्थान का जाट ही है खाली, हरियाणा में नहीं है ना। सुनिए मेरे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का जाट शायद वहाँ ओबीसी के अंदर है, यूपी के अंदर अच्छा शायद है, केंद्र में नहीं है। तो जैसे धौलपुर भरतपुर का जाट राजस्थान ओबीसी में या नहीं, 9 स्टेट के जाट केंद्र में नहीं है, और 9 स्टेट के जाट वहाँ भी नहीं है स्टेट के अंदर। तो हम तो ये चाहते हैं कि पहले इनको ओबीसी में वहाँ शामिल करें, और उसके बाद ओबीसी का आरक्षण 27% बढ़े जनसंख्या का अनुपात। अभी शायद ओबीसी को 21% का लगभग आरक्षण हमारे राजस्थान के अंदर मिलता है, और केंद्र में ओबीसी का आरक्षण शायद ज़्यादा है। तो हम ये चाहते हैं कि ओबीसी में जाटों को तमाम जगह सम्मिलित किए जाए। और हरियाणा के अंदर जब जाट आरक्षण आंदोलन हुआ तो जाटों के साथ जो प्रॉमिस किए, गुर्जर आरक्षण आंदोलन राजस्थान के अंदर हुआ, गुर्जरों के साथ जो प्रॉमिस किए वो प्रॉमिस अभी तक सरकारों ने निभाए नहीं। हमारे बच्चों ने जान भी दी, बड़े आंदोलन किए, कुर्बानियाँ दी, लेकिन सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ वोट के समय इनको सारी चीज़ें याद आती हैं। क्या जो एक विद्रोह हुआ था राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों का, जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी 2023 में, आपको लगता है कि उसके बावजूद भी अभी भी अशोक गहलोत की राजनीति बची हुई है? अशोक गहलोत के लोग तो है ही चारों तरफ, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे। अशोक गहलोत के लोग भी चारों तरफ है, और देखो अशोक जी के पास साधन संसाधन वो वाले लोग भी हैं सारे, इन्होंने सारी व्यवस्थाएं अपनी सेट तो कर ही रखी है, सामान पूरा है। हाँ, इनके पास पूरा है। और अब सचिन पायलट की पॉलिटिकल क्या, वो तो अपने हिसाब से पॉलिटिक्स करता है, मैं तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता। लेकिन अगर सचिन पायलट, मैं राजस्थान के बारे में इतना बता सकता हूँ कि सचिन पायलट अगर सड़क पे आ जाए, वो कहते हैं हनुमान बेनीवाल और हम एक हैं, तो 100 सीट आ जाएगी राजस्थान में, इतना मैं बता सकता हूँ। वो यूथ गुजर मुस्लिम ऐसी, फिर क्या 1-2 नाम होती है तो फिर बड़ा हो जाता है, कॉम्बिनेशन बन जाएगा। पूर्वी राजस्थान में मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। आपको लगता है कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अब इस हिसाब से तो कहाँ चांस ही नहीं कोई। किस हिसाब से? आपके हिसाब से बन सकते हैं? नहीं, वो तो फिर 20-30-40 साल बाद उम्र नहीं, जैसा आपने समीकरण बताया, हाँ,
कि जाट गुजर तो वो तो एससी। सुनो बने कि कांग्रेस में तो कैसे बनेगा आप मुझे बताओ। चलो कांग्रेस अगर उनको डिक्लेयर कर दे सीएम, सरकार नहीं आएगी कांग्रेस की, क्यों? क्योंकि 20 से 40 सीट तो गहलोत ही हरवा देगा। और फिर 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 जाट जैसे इनको सीएम डिक्लेयर करेंगे तो जाट इनकी तरफ नहीं आएगा। जाट तो खुद कह रहा हम सीएम बनेंगे। मैं आपको साफ सुथरी बात बताता हूँ, जाट कहेगा हम सीएम बनेंगे। और पायलट साहब के साथ जितना मैंने साथ दिया बड़े एक नेता के रूप में, भाई के रूप में, वो वापस उनकी तरफ से नहीं मिला कुछ भी। तो लोगों को लगता है यार कि सचिन पायलट भी हनुमान के खिलाफ है, गहलोत भी है, ये टोडासरा भी है, सारी इसको ही मार रहे हैं, ये भी मार। तो एक मैं ये क्या कह रहा हूँ कि सचिन पायलट अभी व्यवस्था बदलाव को लेकर कह दे कि मैं कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रहा हूँ, नई पार्टी बना रहा हूँ, और हनुमान बेनीवाल की और हमारी पार्टी गठबंधन करे, 100 सीट है उसमें, तो यही 100 सीट है। क्यों पूर्वी राजस्थान पूरा आ जाएगा ना, आप पूर्वी राजस्थान आ जाएगा, पश्चिम तैयार खड़ा, उत्तरी पश्चिम हम लेके खड़े। भाई 2 नेता हमारे को चाहिए राजस्थान में 100 सीट लाने के लिए। केवड़लाल मीणा अब उम्र के अंदर डल गए, सत्ता सुख भोग रहे हैं, बैठे हैं आराम से, भजनलाल के अंडर में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, भजन को मैं नहीं समझता है, वो वही दे के जाके टाइम मांग रहे हैं, तो सरेंडर हो गए। और जो आदमी कंफर्ट जोन में चला गया वो फिर लड़ नहीं सकता, विद्रोह नहीं कर सकता। पायलट साहब विद्रोह नहीं कर सकते। मैंने देखा गुजर आरक्षण आंदोलन के समय भी ये जेल में गए थे, जब लोगों ने कहा साहब बैंसला जी अकेले कैंडिडेट ले रहे हैं आप भी जाओ, तो जेल में गए तो जरूर, लेकिन जेल में जाने के 2 घंटे बाद इन्होंने सोचा वीआईपी सुविधा होगी अलग, तो कम्बल उम्बल बिछा दिए वहाँ पे। तो बोला मेरे को तो यहाँ से ले जाओ, आंटी को कहो। तो वसुंधरा जी को फ़ोन लगवाया कि आंटी मुझे छुड़ाओ, बोला अभी भेज रही, वो तो ही चाहती थी अपमान करना, तो उसने वो गाड़ी भेज के दिल्ली छुड़वाया इनको। रात को नहीं रह सकते जेल वेल के अंदर, ये हकीकत बात है। तो सब, और ये मेरे से ज़्यादा तो आप गुजर समाज के लोगों से पूछो ना, वो कितना प्रेम कितना समय देते हैं, उनका बहुत अलग मिलने का सिस्टम, वो राजस्थान में नहीं चलेगा। अब राजस्थान का युवा जाग गया, उनको उनका नेता बीच में चाहिए। उनका नेता ऐसे नहीं उसको बाहर बैठा तो पिए बात करेगा, चपड़ाची करेगा, वो तो फिर सामंती सोच हो गई, तो राजाओं का राज थोड़ी है। अब तो जगा दिया राजस्थान में, तो गुजर मीणा जाट यादव मेघवाल मुस्लिम दौड़ रहा है स्टेट के अंदर, कब्जा करो। उनको सही जगह मिलते ही राजस्थान के लोग टूट के एक जगह आ जाएंगे। हनुमान जी एक आखिरी सवाल, वसुंधरा राजे की पॉलिटिक्स अभी बची है राजस्थान में? मेरे को तो लगता नहीं, कुछ ही नहीं, पैसा वैसा तो होगा पुराना, कहाँ बची है। जाट तो छोड़ गए सारे, गुजर भी छोड़ गए समदन के हिसाब से। अब क्या लेना देना, पायलट है गुजरों में। और या बीजेपी के अंदर जो गुजर नेता स्थापित तो नहीं कह सकते कांग्रेस बीजेपी, लेकिन जो भी है हर जगह गुजर लीडर तैयार हो गया, और राजपूतों के 1 दर्जन नेता तैयार हो गए, वो तो मर ही नहीं माने वसुंधरा जी को। हाँ भजनलाल की जब तुलना करते हैं तब राजस्थान में लोग कहते हैं यार भजनलाल से तो वसुंधरा का राज ठीक था, ये कहने लग गए। लेकिन वसुंधरा जी का जलवा और जादू अब नहीं है, अब नहीं, गए वो जमा। शुक्रिया हनुमान बेनीवाल जी, आपने इतना समय दिया। तो ये थी कहानी हनुमान बेनीवाल की। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से लेके और 2024 के लोकसभा चुनाव में दूसरी बार नागौर से लोकसभा सांसद बन के आए। आज के कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।